नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी साथी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ मस्त और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी टॉपिक को लेकर, और इसके साथ साथ अपने चर्चा करने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य के बारे में भी। दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं अपने इस शानदार से सेशन को एक शानदार से क्योट के साथ कि इत्तेफाक अपनी जगह है, खुशकिस्मत अपनी जगह है, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह है। और इसी के साथ अपने पहले बिंदु को पढ़ने जा रहे हैं। आज का अपना पहला बिंदु रहने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रक्षा प्रौद्योगिकी में। दोस्तों, एक प्रोजेक्ट है, कौन सा? स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक। इस प्रोजेक्ट के तहत एक जहाज का निर्माण किया गया है, कौन सा? INS इम्फाल, और उसे अभी नौसेना में शामिल किया गया है। इस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट के तहत कुल 4 युद्धपोतों का निर्माण किया गया है, और उनमें से यह तीसरा है, कौन सा? INS इम्फाल। आइए जानते हैं। प्रोजेक्ट 15वीं स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS इम्फाल को नौसेना के डॉकयार्ड मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में 26 दिसंबर 2023 को, कब? 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। कब किया गया है? 26 दिसंबर 2023 को। INS इम्फाल है वो 15वीं स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक परियोजना के तहत निर्मित 4 युद्धपोतों में से तीसरा युद्धपोत है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 4 युद्धपोत बनाए गए हैं, और जिनमें से तीसरा अपना INS इम्फाल रहने वाला है। और दोस्तों, इसके बात करें डिजाइन की, तो इसका डिजाइन जो किया है वो डिजाइन ब्यूरो द्वारा, युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा इसे डिजाइन किया गया है, और इसे बनाया गया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा इसे निर्मित किया गया है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको याद रखना है। पहले तो याद रखना है किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, वो अपने याद रखेंगे, फिर इसका नाम रखेंगे और कब इसे नौसेना में शामिल किया गया, और इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, तो डिजाइन ब्यूरो द्वारा इसका डिजाइन किया गया है, युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा, और बनाया गया मझगांव डाक शिप बिल्डर्स में इसे बनाया गया है। बात कर लेते हैं इस जहाज के बारे में, क्या महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी बात है कि यह स्वदेश निर्मित है, ये इसमें बड़ी बात है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल जैसे टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर, रैपिड गन, मध्यम दूरी की मिसाइलों, अत्याधुनिक हथियारों से ये क्या है? लैस है। और मेन बात ये है कि दोस्तों, इसका जो नाम है वो मणिपुर राज्य की इम्फाल जो राजधानी है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और यह ऐसा जहाज बन गया है जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी शहर के नाम पर रखे जाने वाला पहला युद्धपोत यह बन चुका है। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसका नाम इम्फाल क्यों रखा गया है? मणिपुर की राजधानी के नाम पर इसका नाम इम्फाल रखा गया है। न्यूज़ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट जो है अपना 15वीं स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का चौथा जहाज सूरत में वर्ष 2024 में कमीशन किया जाएगा। जो 3 तो बन चुके हैं, और जो चौथा है वो सूरत 2024 में से कमीशन किया जाएगा। INS इम्फाल में शामिल किए जाने से पहले एक ही श्रेणी के 2 विध्वंसक INS विशाखापट्टनम और INS मारमागुआ को नौसेना में क्रमश 2021 में और 2022 में शामिल कर लिए गए हैं। इस अब तक कुल कितने इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए हैं? 3 युद्धपोत बनाए गए हैं, एक तो INS विशाखापट्टनम और INS मारमागुआ, और अब INS इम्फाल बन चुका है, और एक जो सूरत है वो 2024 में से कमीशन कर दिया जाएगा। इस प्रकार इस प्रोजेक्ट के तहत कुल कितने युद्धपोत बनने हैं? 4, विशाखापट्टनम, मारमागुआ, इम्फाल और सूरत। ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का सफल उड़ान परीक्षण। दोस्तों, ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? यानी बिना मानव के यान को संचालित किया जाएगा, ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी। इसका सफल परीक्षण अभी किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। कहाँ पर? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसका सफल परीक्षण अभी किया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक दोस्तों, आप मुझे यह बताना, ये DRDO है अपने में महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। इसका आप एक तो मुख्यालय बताओगे, इसका मुख्यालय कहाँ है, और इसकी स्थापना कब की गई, और इसका मेन कार्य क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। और दोस्तों, जो भी वीडियोज़ होती है उसे कंप्लीट देखा करो अपने बहुत अच्छे तरीके से, सभी करंट अफेयर्स को, और उससे
रिलेटेड स्टैटिक्स जी को अच्छी तरीके से कवर करते हैं। और इस तरीके से अगर अपने पढ़ेंगे तो किसी भी परीक्षा देते हैं तो उसे सभी प्रश्नों को नस्ते नाबूद करने वाले हैं। इसी जोश और जुनून के साथ लगातार अध्ययन करते रहें और अपने लक्ष्य को अपने अच्छे तरीके से भेदने वाले हैं। आइए जानते हैं इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में। स्वदेशी रूप से विकसित इस उच्च गति वाले मानव रहित फ्लाइंग विंग में उड़ान का परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में दिसंबर 2023 में किया गया था। इस विमान की पहली जो सफल उड़ान है वो जुलाई 2022 में हो चुकी है। और दोस्तों यह रडार से बचने में सक्षम है और स्टील्थ यूएवी के सफल उड़ान परीक्षण से भारत टेललेस कॉन्फ़िगरेशन में फ्लाइंग विंग तकनीक के नियंत्रण में महारत हासिल करने वाले देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। दोस्तों इस यूएवी का मानव रहित विमान का रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये अपने आप में है डीआरडीओ। इसे आप जरूर बताइएगा इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना और इसका प्रमुख क्या है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से फिर मेरे साथियों से जरूर बताइएगा। भारतीय वायुसेना ने किया एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण। अब दोस्तों उससे पहले अपनी चर्चा कर लेते हैं। दो फैक्ट अपने पढ़े आईएनएस इम्फाल के बारे में और यूएवी के अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में। ये आपसे मैं आप मुखातिब कर देता हूं इनको। ये है दोस्तों अपना आईएनएस इम्फाल। विशाखापट्टनम और मार्मागुआ 2 लॉन्च हो चुके हैं। विशाखापट्टनम और मार्मागुआ 2 लॉन्च हो चुके हैं। तीसरा अपना कौन सा, इम्फाल। चौथा आएगा सूरत। इस प्रोजेक्ट के तहत कितने 4 विमान आने वाले हैं, 4 जहाज बनने वाले हैं, जिसमें 3 जहाज बन चुके हैं। और तीसरा अपना था आईएनएस इम्फाल, जिसके बारे में अपन चर्चा की। और अभी अपन ने चर्चा की यूएवी के बारे में। ये है अपना यूएवी। इस प्रकार का ये यूएवी रहने वाला है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो मानव रहित विमान है और अच्छे तरीके से ट्रैकिंग करने में, सभी कार्रवाई करने में है सफल परीक्षण इसका किया जा चुका है। और इसे किसी भी रडार द्वारा इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रणाली से यह अच्छी तरीके से इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसका जो परीक्षण है वो कहाँ किया गया है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसका एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो कैसी लगी दोस्तों जानकारी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आईएनएस इम्फाल के बारे में पढ़ा है, यूएवी के बारे में पढ़ा है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में। और अब अपने चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में। नेक्स्ट अपना तथ्य क्या रहने वाला है, आइए जांच करते हैं। भारतीय वायुसेना ने किया एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण। भारतीय वायुसेना ने किया एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण। भारतीय वायुसेना द्वारा भारत में विकसित किए गए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम समर का सफल परीक्षण 12 दिसंबर 2023 को किया। यह परीक्षण युद्धाभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका में किया गया। कहाँ पर किया गया, सूर्यलंका में। अब समर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों समर जो मिसाइल है, जो स्वदेशी है, स्वदेशी डिजाइन पर आधारित है और भारतीय वायुसेना की मेंटेनेंस कमांड की 7 BRD यूनिट द्वारा इसे विकसित किया गया है। समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से समर मिसाइल है हवा से हवा में मार करने वाली, जमीन से जमीन पर मार करने वाली, जमीन से हवा में मार करने वाली। तो समर को आप याद रखने वाली, जमीन से हवा में मार करने वाली है। वायुसेना ने इसे अपनी पुरानी रूसी मूल की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों का उपयोग कर विकसित किया है। यह समर एयर डिफेंस 2 से 2.5 मैक की स्पीड रेंज वाली मिसाइल को नष्ट किया जा सकता है। ये दोस्तों मैक में नापी जाती है इसकी, जो अपने किलोमीटर में नापते हैं वैसे स्पीड है वो मैक में नापी जाती है मिसाइलों की, वो आप ध्यान में रखिएगा। आकाश मिसाइल ने बनाया 4 लक्ष्य भेदने का रिकॉर्ड। इसी समर के साथ अभी एक और मिसाइल का परीक्षण किया गया, वो कौन सी थी, आकाश। युद्धाभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के तहत वायुसेना ने अपने एक और स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश का भी परीक्षण किया। इस प्रकार 2 मिसाइलों का परीक्षण किया, समर और आकाश का। दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा निर्मित भारत के सतह से हवा में मार करने वाली आकाश ने सिंगल फायरिंग यूनिट में 104 मानव रहित टारगेट को नष्ट करने में रिकॉर्ड बनाया गया है। बिना मानव के चलती है सीधे और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इसके साथ ही भारत की
एक ही फायरिंग यूनिट का उपयोग करके कमांड मार्गदर्शन के जरिए करीब 25 किमी की दूर पर एक साथ 4 लक्ष्य को भेदने में प्रदर्शित करने वाला पहला देश बन गया है। दोस्तों एक साथ तो अपने बोलते हैं एक पंथ दो काज, यानी ये ऐसी मिसाइल है एक पंथ चार काज, एक ही जगह से चार लक्ष्यों को भेदने में यह सफलता हासिल की है। आकाश की कुल 4 मिसाइलों ने 30 किलोमीटर की रेंज पर 4 टारगेटों को नष्ट किया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। न्यूज़ फैक्ट में जान लेते हैं, भारत आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को आर्मेनिया को, इसके तहत फिलीपींस, ब्राज़ील, मिस्र भी इसे खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं कि हम भी खरीदेंगे, हमारे लिए भी ऐसे मिसाइलें बनाओ, ये अपने को देखना है। आइए एक बार जान लेते हैं समर के बारे में और आकाश के बारे में। दोस्तों ये है अपनी समर मिसाइल, इसका जो अभी परीक्षण किया गया है, द एयर डिफेंस सिस्टम समर हैज़ बीन डेवलपमेंट बाई यूनिट अंडर IAF मेंटेनेंस कमांड, ये इसका परीक्षण अभी किया गया है। और यह है अपनी आकाश जो एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने में है। ये हवा में मार करने वाली है, और समर है वो सतह से हवा में मार करने वाली। समर में देखो स पहले आ रखा है ना, समर में क्या आ रहा है, स पहले आ रहा है समर, तो इसमें ये क्या करती है, सतह से हवा में मार करती है। इस तरीके से अपने याद रखना है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की। तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने, अब वायुसेना ने इतने किए हैं तो नौसेना पीछे हटने वाली थोड़ी है। भारतीय नौसेना ने 3 पनडुब्बियां बनाई है जो कोचीन शिपयार्ड में इसे लॉन्च किया गया। उसे क्या नाम दिए गए हैं, माहे, मालवान और मंगरोल इसे नाम दिया गया है। दोस्तों आइए जान लेते हैं अपने माहे, मालवान और मंगरोल के बारे में। माहे श्रेणी के ASW सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम भारत के तट से रणनीतिक महत्व के बंदरगाहों पर इनके सभी के नाम रखे गए हैं, ये अपने को देखना है। तो ये है दोस्तों, तो 3 पनडुब्बियां भी बनाई गई है, वो हैं ये माहे, मालवान, ये अपने 3 पनडुब्बियां बनाई गई है भी, जो नौसेना के द्वारा विकसित की गई है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं अपने महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। जो वन लाइनर प्रश्न है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक के लिए 6 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 1614 करोड़ का अनुबंध किया है? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने, मझडाक डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स ने किसका निर्माण किया है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, अभी आपसे चर्चा की है मैंने। देश की रक्षा खरीद परिषद में किस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च प्रणाली के लिए 6400 रॉकेट खरीदने हेतु 2800 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? पिनाका, तो ये पिनाका अभी रॉकेट बनाई जाएगी। अन्य किसी देश ने नहीं मिल पाने के कारण इसरो ने मानव मिशन गगनयान के लिए किस सिस्टम को स्वदेशी रूप से विकसित करने का निर्णय किया है? तो ECLSS, ये आपको ध्यान में रखना है, एनवायरमेंटल कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये आपको ध्यान में रखना है। अमेरिका में अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम कर रही वह वैज्ञानिक जो मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर अक्षया कृष्णमूर्ति, ये अपने को ध्यान में रखना है। भारतीय नौसेना को कौन सा तीसरा बोर्ड गोला बारूद सह टॉर्पीडो सह मिसाइल 30 नवंबर 2023 को सौंप दिया गया है? तो LSL-17 सौंप दिया गया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में खगोलविद रॉबर्ट मेयोलिनो की टीम ने किस आकाशगंगा में अब तक सबसे पुराना ब्लैक होल खोजा है? तो JNZ-11। देश की रक्षा एवं अधिग्रहण परिषद ने वायुसेना के लिए 97 तेजस लड़ाकू विमान के अतिरिक्त 156 कौन से हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी 30 नवंबर 2023 को दी है? तो प्रचंड हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसरो द्वारा तैयार किए गए स्पेस रोडमैप 2047, स्पेस रोडमैप 2047 इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला संस्करण किस वर्ष तक बना लेने का लक्ष्य रखा है? तो 2028 तक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंतरिक्ष स्टेशन, भारत ने भी ऐसा कहा है कि हम भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, तो अंतरिक्ष स्टेशन का पहला संस्करण किस वर्ष तक बना लेंगे? तो 2028 तक। विश्व की पहली उड़ने वाली बोट ई फेरी का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? तो स्वीडन के द्वारा किया गया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थे तमाम बिंदु जो अपने रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है, जिसकी अपने चर्चा की है। कैसे लगा आप तमाम बिंदु आप बताइएगा। अब अपने चर्चा करने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य के बारे में। किसके बारे में? आर्थिक परिदृश्य के बारे में। दोस्तों आर्थिक परिदृश्य में अगर चर्चा करते हैं तो अपना पहला बिंदु है बुनियादी ढांचा के विकास हेतु भारत और ADB के मध्य ऋण समझौता हुआ है। इनके दोनों के मध्य ऋण समझौता हुआ है। दोनों
क्या करें, बुनियादी ढांचे को विकास करने हेतु ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो भारत को लोन देगा। इससे संबंधित ज़्यादा कोई जानने योग्य बात है नहीं। और नेक्स्ट है, विदेशों से धन प्रेषण में प्राप्ति में भारत शीर्ष पर है। अगर विदेशों से धन कमाने में, धन अपने भारत में लाने पर भारत ने क्या किया है, अपने प्रथम स्थान पर आया है, भारत शीर्ष स्थान पर है। ये अपने को ध्यान में रखना है और इससे अपने को ज़्यादा कोई जानकारी अर्जित नहीं करनी है। नेक्स्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री ने किया सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन। दोस्तों, डायमंड की हब सूरत को डायमंड एक्सचेंज के रूप में डायमंड बोर्स बना दिया गया है और विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, जो अभी नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कब? 17 सितंबर 2023 को। बोर्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। यह सूरत शहर के पास खजोद गांव में स्थित है। 67 लाख वर्ग फुट में अधिक क्षेत्र में फैली इस इमारत में 4500 से अधिक हीरा व्यापार कार्यालय हैं। इसमें 9 15 मंजिला टावर शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट डायमंड रिसर्च एंड मैर्केटाइल सिटी का हिस्सा है। सूरत डायमंड बोर्स अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। स्नातकों के बीच बेरोजगारी का दर घटकर 13.4% हो गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई। ताज़ा सर्वेक्षण के संदर्भ में अवधि जुलाई 2022 में से जून 2023 तक इसका सर्वेक्षण किया गया है और यह बताया गया है कि जो स्नातकों के बीच बेरोजगारी की दर है वो घटकर 13.4% हो गई है। इस रिपोर्ट में कहा है कि देश में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के ग्रेजुएटों के बीच बेरोजगारी की दर 13.4% रह गई है, जो पिछले वर्ष 14.9% थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों, 15 वर्ष और अधिक आयु के ग्रेजुएट्स के बीच सबसे कम बेरोजगारी दर है वो चंडीगढ़ की है। इसके बाद दिल्ली का स्थान आता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और सबसे ऊंची जो बेरोजगारी की दर है वो कहाँ है दोस्तों? 33% है अंडमान निकोबार की। नेक्स्ट है दोस्तों, आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को अपरिवर्तित किया। रिवर्स रेपो और रेपो दर दो होती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और रेपो दर कितनी है? 6.5% है। ये अपने को ध्यान में रखना और इससे ज़्यादा कोई अपने को ध्यान में नहीं रखना। आरबीआई के कुछ अनुमान है, वह है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 7% के रहने का अनुमान किया है। और बात करें वास्तविक जीडीपी ग्रोथ की तो 6.7% और दूसरे तिमाही में 6.5% और तीसरे तिमाही में 6.4% रहने का अनुमान है। खुदरा मुद्रास्फीति की दर के अनुमान 5.4% पर बरकरार रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। केम्पेगौड़ा का टर्मिनल 2 दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में शामिल है। केम्पेगौड़ा का टर्मिनल 2 कहाँ पर है? बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को T2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में एक में रूप में मान्यता मिली है। इसके साथ ही हवाई अड्डे को यूनेस्को के प्रिक्स वर्साइल द्वारा इंटीरियर के लिए विश्व विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। केम्पेगौड़ा का टर्मिनल 2 को इसके लिए यूनेस्को के द्वारा प्रिक्स वर्साइल्स इंटीरियर के लिए विश्व विशेष पुरस्कार भी दिया गया है। बेंगलुरु हवाई अड्डा यह प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डे है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे अपने लिए। नेक्स्ट अपने चर्चा करते हैं ग्राम मानचित्र की। दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS एप्लीकेशन से ग्राम मानचित्र का शुभारंभ 2023 में किया है। यह एप्लीकेशन ग्राम पंचायतों को भूस्थानिक तकनीक का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने में सुविधा और सहायता प्रदान करती है। इसके साथ ही मंत्रालय ने इन कार्यों के लिए जियो टैग के साथ साथ फोटो खींचने में मदद करने के लिए एक मोबाइल आधारित समाधान M-Action सॉफ्ट भी लॉन्च किया है। ये दोस्तों तमाम जो सुविधाएं हैं और सहायताएं प्रदान करेगा ये अपने गांव को लेकर, और ये ग्राम स्तर पर रहने वाला है यह एप्लीकेशन। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपसे रूबरू कर रहा हूँ। देश की बुलेट ट्रेन का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन का पहला रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। किस परमाणु ऊर्जा परियोजना की चौथी इकाई में पहली बार कंट्रोल फिशन चैन रिएक्शन का शुभारंभ 17 दिसंबर 2023 को किया गया? तो काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना में किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं के अध्ययन के परिणाम के अनुसार भारत में घटती भूमि
उत्पादकता के कारण कृषि उत्पादकता को प्रति वर्ष औसत कितना नुकसान हो रहा है, तो 3654 प्रति हेक्टेयर इसका नुकसान हो रहा है। अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी AMD ने भारत में अपना वैश्विक डिजाइन केंद्र कहाँ शुरू किया है, तो बेंगलुरु में शुरू किया है। ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण तथ्य जिसकी अपने चर्चा की है। तो कैसा लगा आपको यह सेशन जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।